वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम फिरदौस खानम फ्रॉम पीसीसीबी डिवीजन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। सो आज हम क्या करने वाले हैं, सीबीएसई के जो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपको एक बार बता देती हूँ कि आप जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेपर आपको एमसीक्यूज टाइप में दिए हुए होंगे एंड अनदर जो पैटर्न होगा आपका वो थ्योरेटिकल पार्ट्स होगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो सैम्पल पेपर्स है इसके अंदर हमने 12 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इसमें से आपके ये 12 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर 25 मार्क्स जो हैं उसका वेटेज रखते हैं। ठीक, इसमें से आपको 8 क्वेश्चन जो हैं ये 1 मार्क्स के हैं एंड एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा 2 मार्क्स का। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो हैं वो होंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 क्वेश्चन जो है वो है आपका 4 मार्क्स का और अनदर 1 जो क्वेश्चन है वो होगा 5 मार्क्स का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है जिसको इस तरह से मार्क्स के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक, अब इसमें से भी ऐसा नहीं कि 3 मार्क्स है तो डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन उठा करके दे दिया और बोल दिया कि आपको इसको एक्सप्लेन कर दो और 3 मार्क्स मिल गए। नहीं, इस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको फर्दर क्लासिफिकेशन मिलेगा। दैट मीन्स हो सकता है एक क्वेश्चन आपका हाफ मार्क्स का हो, फिर वो उससे बाद वाला 1 का और डायरेक्टली जो थर्ड वाला है वो 1.5 का होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो आपके मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 क्या करेंगे कि इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे और यहाँ देखेंगे कि कौन से टॉपिक के अंदर से आपका कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द चेंज इन द कलर ऑफ द मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब देखो लिटमस पेपर पे यहाँ पर आपको यहाँ पर मोइस्ट लिटमस पेपर का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ वो उसका रीजन पूछ रहा है। अब एक बार हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो क्या रहा था जिसकी वजह से लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज किया। तो देखो हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड फिल किया हुआ है, एक टोंक से हमने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 को हमने यहाँ पर डाल दिया। तो हुआ क्या, जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो हम देखेंगे कि इसको एक कॉर्क से बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद हम देखेंगे कि जो लिटमस पेपर है यहाँ पर एक जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है डिलीवरी ट्यूब है। ठीक, ये डिलीवरी ट्यूब में से हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है ये कॉर्क की वजह से अंदर नहीं जा पा रहा है और ना ही कोई गैस आपको डायरेक्टली इवोल्व होती हुई दिखाई देगी। जो भी गैस निकलेगी, जो भी रिएक्शन हो रही होगी वो इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आती हुई आपको दिखाई देगी। तो जैसे ही हमने इसके टर्मिनल पार्ट पे इसके ओपन माउथ पर जब हम लिटमस पेपर को लेकर गए तो लिटमस पेपर ने अपना कलर चेंज कर दिया। और जनरली आपको पता है कि लिटमस पेपर कलर जो है चेंज 2 ही कंडीशंस में करेगा, एक तो यहाँ पर उसके पास क्या हो H+ आयन हो या फिर क्या हो H- आयन प्रेजेंट हो। ठीक, यहाँ पर आपने यहाँ पे यूज क्या किया है, आपने कंसंट्रेटेड H2SO4। तो होगा क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज करेगा और जब ये H+ आयन किसके कांटेक्ट में आएंगे, मोइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएंगे। यहाँ पर आपको देखो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो हमने कोई वाटर लिया नहीं। ठीक, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को फिल किया गया है, बट यहाँ पर मोइस्ट जो लिटमस पेपर है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, मॉइस्चर गैस में वाटर प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये जो वाटर की प्रेजेंस के पास जाएगा, वाटर की प्रेजेंस के कांटेक्ट में आएगा तो H+ आयन अपना काम करेंगे और क्या होगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब भी किया हुआ है। ठीक, ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन के बाद हम करते हैं इन द रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर साइमल्टेनियसली एक कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा होता है और अनदर कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं MnO2 और इसके अंदर रिएक्शंस क्या हो रही है। सबसे पहले आपको पता है ऑक्सीडेशन का अगर हमें पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, है ना। बट ऑक्सीडेशन नंबर आपसे रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानने वाला मेथड जो है आपका एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। सिंपली क्या मेथड आपको दिया हुआ है कि अगर ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, या फिर हाइड्रोजन अगर ऐड हो गया तो रिडक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो
ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो जाएगा, H प्लस जुड़ गया है तो जो है आपका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस कॉन्सेप्ट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट पे चलते हम तो वैसे भी यहाँ पर हम देखें अगर ध्यान से तो यहाँ पे +2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर भी +2 है, दैट मीन्स नो चेंज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पॉजिटिवली इंक्रीज होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम बोलें ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट मीन्स वो नेगेटिव में चला जाए, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, उसका क्या हो गया है, रिडक्शन, ठीक ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर का। और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम, चार्ज देख करके, दैट मीन्स ऑक्सीजन है इसको x मान लेंगे, है ना, ऐसे ही निकालते हैं। एक बार देख लेते हैं, इसको हमने x माना, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है आपके पास 2 है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितना है, यहाँ पर इसको आप ऑक्सीजन को -2 चार्ज इसका मानोगे तो ये -2 आपका हो गया, ठीक। यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, ये x बराबर, ये +2 नहीं है, दैट मीन्स हम एक बार इसको वापस से करते हैं। ये देखो फिर से इसको हमने x माना, ठीक, इसको हमने x माना, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, यहाँ पर -2 चार्ज है, तो ये कितना हो गया, इक्वल टू x - 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 क्यों, इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, ये देखो यहाँ पर पूरा जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर कितना चार्ज था, 0 चार्ज था। तो अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा x+4 में। दैट मीन्स Mn जो है उसके ऊपर का चार्ज क्या हुआ, यहाँ ये हुआ +4, ठीक। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको फिर से x मान लें, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 और इसके ऊपर क्या होता है -1, ठीक। अब x - 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया +2। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये +2 कंडीशन में है और ये +4 कंडीशन में है, ठीक। ये तो कौन सा मेथड होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, जिसके अंदर हम जो हमारा कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे कि वो पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर देखो ये +4 था, अब ये +4 से ऊपर मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि एरो से आपको फाइंड आउट कर सकूँ, ठीक। अब ये जो चार्ज है यहाँ पे देखो +4 से कहाँ पे चला गया बच्चों, +2 के अंदर चला गया, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, रिडक्शन। मैं इसको दूसरे मेथड से भी बताऊंगी आपको अभी। और यहाँ पर हम देखें कि इसका रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे किसी का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका तो रिडक्शन हो गया, अब इसको हम दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पर फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन के बाद किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर किसकी होती है, नाइट्रोजन, और सबसे एंड में कौन आता है, क्लोरीन। तो ये इसका मेथड होता है, दैट मीन्स ऊपर से नीचे अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का सेकंड मेथड क्या होता है, ये हम देखते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट जो है जुड़ जाए किसी पॉजिटिव एलिमेंट के साथ तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, किसी कंपेरिजन में क्लोरीन के। तो यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और ये किसके साथ बॉन्ड हो गया है, मैग्नीज क्लोरीन के साथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। जबकि जो HCl है इसमें से जो हमारी क्लोरीन है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो कैसे, एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर H+ आयन अगर आपके कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर H+ आयन अगर रिमूव हो जाता है तो उसको हम उसको कंसीडर करेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर H+ आयन रिमूव हो गया। और सेकेंड थिंग, अगर हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी अगर देखी तो ये था +1 और ये था -1। अब माइनस से ये किस में जा रहा है, देखो 0 में जा रहा है। तो दैट मीन्स इसका इंक्रीज हुआ ना, नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसके बाद 1 2 3 ऐसे हम काउंट करने तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखो क्या चूज करना है हमको, MnO2 रिड्यूस हुआ है किसमें, MnCl2 में, एंड HCl ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, क्लोरीन के अंदर। तो देखते हैं हमारा ये वाला ऑप्शन हमको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है किसके अंदर, सॉरी B के अंदर।
तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, बी। ठीक, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। ठीक, अबव सेटअप दैट मींस इसी सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, हमने मैग्नीशियम रिबिन को लिया हुआ है और इस मैग्नीशियम रिबिन को हम बर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हमको जो फ्लेम दिखाई दे रही है एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट वाइट लाइट ये होती है। ये जो है जब जल रहा है तो यहाँ पर साथ में हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो ये नाइट्रोजन मतलब एनवायरनमेंट की जो गैसेस है उसकी प्रेजेंस में लगातार जल रहा है। वैसे तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो वो फटाफट से जलना स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है ऑलरेडी डिपोजिशन हो जाता है अदर गैसेस का, जिसको हमको साफ़ करना होता है। उसको साफ़ करने के बाद ही हम उसको बर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो सैंड पेपर से हम उसको घिसते हैं, घिसने के बाद उसको बर्न करते हैं और जो ये ऑक्सीजन धीरे धीरे ये जलता है और जब ये जलता है तो वाइट लाइट जो है हमको इसकी दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमने कोई पानी वगैरह का यूज़ तो किया नहीं। अगर वाटर का यूज़ करते तो हम बोलते कि जो यहाँ पर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, अगर उसको हमने वाटर के साथ डिज़ोल्व कर दिया तो वहाँ पर हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, हम सिर्फ यहाँ पे इसको जलता हुआ बर्न होता हुआ हमको ये दिखाई दे रहा है। तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबिन बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट फ्लेम। ठीक, ये भी कितने नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं ये कौन से टॉपिक से लिया गया है। देखो ये जो टॉपिक है आपका किस में से लिया गया है, मेटल्स एंड जो आपका नॉन मेटल्स है उस चैप्टर से लिया गया है। और ये चैप्टर जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये टॉपिक कौन सा है, देखो ये टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। ठीक है, उस टॉपिक से ये आपका क्वेश्चन उठाया हुआ है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो विद द रेफरेंसेस टू 4 गैसेस, ये सब गैसेस है हमारे पास। अब हमें ऑप्शन क्या चूज करना है कि इसमें से एसिडिक ऑक्साइड कौन है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इसमें से कौन से नॉन मेटल को हम जो है वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन में कौन सा हमको जो है प्रोडक्ट मिलेगा। जनरली हम इनको देखें तो ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है किस में से उठाया हुआ है, हमारा ये क्वेश्चन चैप्टर है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, टॉपिक क्या होगा इस बार हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है। एसिडिक ऑक्साइड हमारा यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है क्लोरीन। एंड प्रोडक्ट जो होता है रेस्पिरेशन का वो क्या होता है, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट कब होता है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट हमको गेन होता है। तो हम लेते हैं किसको, ऑक्सीजन को। एंड प्रोडक्टेंट जो होता है हमारा वो CO2 जिसको हम एक्सेल कर देते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन कौन होगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ऑन प्लेसिंग ए कॉपर कॉइन इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, it will be observed that the ferrous sulfate solution will be no change, because यहाँ पर आपको पता है कि ये जो टॉपिक है आपका कहाँ से लिया गया है, ये भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दैट मीन्स इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मेटल से नॉन मेटल से ये क्वेश्चन लिया गया है और उसके अंदर भी ये कौन सी टाइप की रिएक्शंस ये होगी, ये आपकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, सॉरी ये वाला जो है आपका क्या होगा, मेटल से नॉन मेटल से लिया गया। और कौन सी टाइप की रिएक्शन, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज हमको बता रही है वो क्या बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हमसे पूछ रहा है। तो इसको हम किस में कंसीडर करेंगे, देखो पूरा क्लियर कर देते हैं एक बार। ठीक, इसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे हम किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन
के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे। और उसमें कौन सा टॉपिक है ये, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, हमें पता है कि जो मेटल्स हैं रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज की गई है, ठीक। हायर रिएक्टिव मेटल जो होती है वो लोअर रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, कॉपर को डाला गया है किसके अंदर, ग्रीन फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को, ठीक है। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ग्रीन इन कलर होता है। तो अब यहाँ पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, ये हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, और हमारा जो हाइड्रोजन से अबो जो प्लेस की जो मेटल्स हैं उनकी सबकी रिएक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया डी। अब चलते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Anita added a drop each of diluted acetic acid and diluted hydrochloric acid on pH paper and compared the colors. Which of the following is the correct conclusion? pH paper आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक यहाँ पर इसको मार्किंग की हुई होती है। इसमें से जो 0 है, 0 से लेकर जो 7 होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। और 7 के बाद वाला जो भी सब्सटेंस है वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर हम देखें तो एसिटिक एसिड जो है वो कैसा है, ये वीक है, ठीक, वीक एसिड है। जबकि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। तो हम देखें अगर किसकी पीएच ज़्यादा हमको दिखाई देगी, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच तो नियरेस्ट 0 के पास होगी, और जो वीक एसिड है उसकी पीएच कहाँ होगी, नियरेस्ट 7। तो यहाँ पर होगा क्या कि पीएच ऑफ एसिटिक एसिड ज़्यादा होगी मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें 4 कंपाउंड्स के फॉर्मेशन दिए गए हैं। ये वाला जो देखो, हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस नहीं किया कि कौन से टॉपिक से लिया गया था। तो ये वाला जो है आपका किससे लिया गया है, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा, एसिड, बेस एंड सोल्ट से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। और उसमें भी कहाँ से, पीएच एंड इंडिकेटर जो है आपका टॉपिक, पीएच एंड इंडिकेटर, उस टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अगेन 1 मार्क्स का, है ना। फिर हम बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ। द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक से लिया गया है, ये चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, वहां से इसको लिया गया है। और उसमें भी क्या बताया गया है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ जो कार्बन टॉपिक है वहां से इसको लिया गया। जो चैप्टर तो आपका ये है एंड जो टॉपिक है आपका वो है ये है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जो है रिएक्शन बता रहे हैं आपको, कैसे रिएक्शन है ये, एडिशन टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, दैट मींस हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। ये है आपका अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड बोले तो जिसमें डबल बोल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, है ना। अब इसमें जब हाइड्रोजनेशन करेंगे, हाइड्रोजनेशन मींस एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। जब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आप करोगे तो होगा क्या, इस रिएक्शन को करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें निकल या जो प्लेटिनम है हमारा, ये कैटलिस्ट होते हैं। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, हाइड्रोजनेशन हम करेंगे और हाइड्रोजनेशन होगा, दैट मींस इसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन और ऐड होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी।
कैटलिस्ट कौन है इसके अंदर देख लो, मैं कैटलिस्ट का नाम लिख देती हूँ, निकल प्लस पीबी, ये हमारे दो जो हैं वो कैटलिस्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, दैट मींस ये हमारा अगर सीक्वेंस में हम देखें तो अनदर 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आया है, दैट मींस ये 8 नंबर टोटल 1 से लेकर के हमने अभी तक लगातार 8 क्वेश्चन देखे जो कितने मार्क्स के थे, 1 मार्क्स के थे, है ना। अब इसमें से हमने मेटल्स, नॉन मेटल, एसिड बेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो गिवन जो क्वेश्चन है आपका, देखो क्या है कि हमको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक तो असर्शन है और दूसरा उसका रीजन है। तो इसमें क्या दिया गया है हमको कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जब ये डिकम्पोज होता है तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। अब उसने रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जो लाइट प्रोवाइड की जा रही है उसको एनर्जी की फॉर्म में, वो किस काम में आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को करवाने के काम में आती है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रीजन क्या है, रॉन्ग है। बिकॉज ये जो चैप्टर है आपका कहाँ से लिया गया है, ये केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में से लिया गया है, ठीक। और टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक। उसमें से भी कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइप, ये डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दैट मींस इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो रिएक्टेंट है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है 2 एंड मोर कंपाउंड्स के अंदर, ठीक। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कौन सी टाइप की है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ये शो करेगा। अब इस फोटो डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि जो लाइट है उसको, जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक डाउन जब होगा तो क्या होगा, इसका यूज करते हैं हम किसके अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर के कंपाउंड में डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लेकिन ये डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक टाइप का नहीं है, ये कौन से टाइप का, एंडोथर्मिक इन नेचर है। इसलिए ये जो रीजन है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। अनादर ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन गिवन है आपको, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें क्या होगा, आपको और में मिलेगा, दैट मींस आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप या तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करें इसी के अंदर या फिर सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर दें। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम इज मेड बाय डिसॉल्विंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एन एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक। दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, द सॉल्यूशन स्लोली गोes milky as a faint white precipitate forms, explain why a faint white precipitate is a cuba। तो देखो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं। इस स्लैक लाइम की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसका फॉर्मेशन होगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या होता है, मिल्कीनेस के लिए जिम्मेदार होता है। और क्या करेगा, ये नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। तो जब वाइट वॉश किया जाता है तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ही जो वाइट जो हमारी जो वोल्स हैं वो चमकती हुई दिखाई देंगी वाइट इन कलर के अंदर, है ना। तो अब हम इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, है ना। अब हम देखते हैं आगे कि इसमें आपको जो क्वेश्चन का आंसर है वो 2 तरीके से देना है। एक तो आपको पहचानना है कि बन क्या रहा है, गेस क्या थी, ठीक। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड होगा, ईच एंड एवरी स्टेप के आपको वहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कीर्ति एडेड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन। अब उसने 4 मेटल्स लिए, कौन कौन सी, कॉपर लिया है, आयरन लिया है, मैग्नीशियम लिया है और जिंक लिया है। उसने कहा कि जब हमने कॉपर को डाला तो उसने गैस इवोल्व करवा दी, आयरन को डाला तो गैस इवोल्व करवा दी, मैग्नीशियम को डाला तो नहीं हुई और जिंक को डाला तो हो गई।
तो हमें पहचानना है कि इसमें से राइट ऑब्जर्वेशन कौन सा है और कौन सा ऑब्जर्वेशन राइट है, कौन से ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है, और जो राइट ऑब्जर्वेशन होगा उसकी इक्वेशन भी लिख करके हमको बतानी होगी। तो हम यहाँ पे पहले ही मार्क कर देते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारा कैसा होगा, रॉन्ग, और ये वाला ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, रॉन्ग। राइट ऑब्जर्वेशन कौन होंगे, सिर्फ ये वाले और ये वाले। ऐसा क्यों? बिकॉज जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव मेटल से, जो कि जो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा और उसमें से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करा सकता, जबकि मैग्नीशियम इस काम को इजीली कर सकता है। तो इसी बेसिस पर ये जो है, जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन से, ये दोनों ऑब्जर्वेशन गलत है। सही ऑब्जर्वेशन इनमें से गिवन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कौन से होंगे, आयरन एंड जिंक के। तो इनकी रिएक्शन क्या है, देखो हम एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमको सॉल्यूशन है, दैट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की थी तो कैल्शियम, ये होता है स्लैग लाइम, ये था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बनेगा वाटर। ठीक, नेक्स्ट जो थी हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या था कि आयरन को यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर देते हैं 2, और ये दोनों 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। आयरन की रिएक्शन जब हमने HCl के साथ करवाई तो हमको यहाँ पर फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड दोनों में से कोई भी एक ऑब्टेन हो सकता है साथ में। तो हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव हो जाएगी, और जब गैस रिमूव होती है तो हम इसको अपवर्ड एरो से शो करते हैं। सेम यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 2 मॉलिक्यूल हमने जिंक लिया, जिंक को यहाँ पे डाला, ये कैसा एसिड है, डाइल्यूटेड HCl है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये रिएक्शन ऑब्टेन होगी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पता चल ही गया होगा कि जो क्वेश्चन से ये कहाँ से लिया गया है बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से लिया है, मेटल से, नॉन मेटल से। दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल से लिए गए क्वेश्चन से, है ना। इसमें भी कौन सा रिएक्शन है, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी वाली रिएक्शन की बात कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है ना। और केमिकल जो रिएक्शंस होती है जिसमें रिएक्शन विद एसिड जो है उसको ये शो कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ये किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पर इनकी केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है आपका, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से लिए गए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन, है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से केमिकल रिएक्शन को ये शो कर रहे हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉन मेटल्स, मेटल से नॉन मेटल्स का ही चैप्टर का ही क्वेश्चन है, और ये बता रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और साथ में कौन सी रिएक्शन को बता रहा है, मेटल्स की रिएक्शंस किसके साथ, एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ। तो दैट मींस केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, है ना, उस टॉपिक में से इसको लिया गया है। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहाँ हमें 2 टाइप की रिएक्शंस दी गई है ना। इसमें हो क्या रहा है, ए ने रिएक्शन किया बी से और बना दिया AC, और बी बाहर रिमूव हो गया। AB की रिएक्शन हुई CD से तो क्या बन गया, AC और BD बन गया। ठीक, अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये लिया कहाँ से गया है ना। इस टॉपिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या पहचानना है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन्ड अबव इन फर्स्ट एंड सेकंड, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, और बैलेंस भी करके लिखना है। तो हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है कहाँ से, ये जो चैप्टर है कौन सा चैप्टर है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो चैप्टर है आपका, वहां से इसको लिया गया है। ठीक है, और उसके अंदर भी वापस से कौन से टाइप की रिएक्शन बताई गई है आपको यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मींस टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से लिया गया है, और कौन सी रिएक्शन से, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और दूसरी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट मींस जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड में से रिप्लेस कर देगी और वहाँ पर खुद अपना नया कंपाउंड बना डालेगी। तो देखो ये हो रहा है सेम, जिंक ने इसको रिप्लेस किया, है ना। तो यहाँ पर आपको इनको पहचानना था, और अब इन तीनों में से कोई भी एक टाइप की रिएक्शंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो टोटल आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1.5 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर दिए गएंगे, किसके लिए, रिएक्शन को पहचानने के लिए। सेम यहाँ पर भी
ये दो सेकंड जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी, तो आपका हाफ मार्क्स को किस लिए दिए गए हैं, उसको पहचानने का, और 1 मार्क्स आपको किस चीज का मिलेगा यहाँ पर, इस रिएक्शन को बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन को लिखने का। तो दैट मीन्स ये कितना क्या हो गया, 1.5 का ये हो गया। एंड सेकंड वाली रिएक्शन है सेम, उसमें भी हाफ मार्क्स आपको पहचानने का और 1 मार्क्स के लिए होगा सही सही रिएक्शन को लिखने का। तो ये हो गया हमारा टोटल कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ये हो गया, है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या कहता है, देखो यहाँ पर हमको एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, कैथोड एनोड वगैरह सब कुछ। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना, क्या है, आइडेंटिफाई द गैसेस इवोल्व एट द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंट सेटअप। दूसरा क्या करना है हमको, नेम द प्रोसेस दैट अकर्स, व्हाई इट इज कॉल्ड सो, एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ठीक, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं ये कहाँ से लिया गया है, ये जो है आपका यहाँ पर मुझे Na+ दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया है, देखो ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। और उसके अंदर भी जो आपके अदर इंपॉर्टेंट कमर्शियल जो कंपाउंड थे, है ना, जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट या कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड जो होते हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं वहां से इसको लिया गया है ना, जो कंपाउंड्स हैं वहां से इसको उठाया गया है, जिसमें आपने NaCl पढ़ा था, NaOH जो था कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन पढ़ा था, है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे कंपाउंड्स आपने पढ़े थे, ठीक है, उसी टॉपिक में से इसको लिया गया है। और ये क्या बता रहा है कि यूजेस ऑफ NaCl जो था, है ना, उसका यूजेस में आपने पढ़ा था कि यूजेस ऑफ NaCl का क्या होता है, NaCl के थ्रू हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो NaOH होता है उसका फॉर्मेशन हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रांड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो NaCl होता है उसके अंदर जो वाटर में बना हुआ जो सॉल्यूशन है NaCl का, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्रांड सॉल्यूशन कहलाता है हमारा, ठीक है। तो ये जो ब्रांड सॉल्यूशन है NaCl सॉल्यूशन, उससे हमने क्या करा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया और किसका फॉर्मेशन होगा, NaOH का। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी एनोड है उसके ऊपर कौन डिपॉजिट होती है, क्लोरीन गैस, और कैथोड जो है उसके ऊपर डिपॉजिट होती है हाइड्रोजन गैस। और जो क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रही है, साथ ही में Na+OH के मिलने से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, NaOH का, जो कि क्या है, एक एल्कली है। एल्कली बोले तो वाटर सोल्यूबल बेस है ना। तो देखो इन दोनों के बनने की वजह से ही इस प्रोसेस का उसने नाम पूछा, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। एल्कली, क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली दैट मींस वाटर सोल्यूबल बेस, तो दोनों का ही फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। और रिएक्शन क्या होगी, देखो इसके अंदर NaCl है, NaCl की जो वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाया हमने इसको, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, NaOH का प्लस Cl मतलब Cl2 यानी क्लोरीन गैस हमको मिली और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई, ठीक। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, सेम यही सॉल्यूशन है। देखो एनोड पर क्लोरीन मिल रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन मिल रही है, इलेक्ट्रिक करंट जब पास आउट कराया, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हमने इसको जब करवाया तो NaOH हमको मिला, जो कि होता है कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यूजेस था NaCl वाला, उसके अंदर से इस टॉपिक को लिया गया है, इस क्वेश्चन को लिया गया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34, दैट मींस ये 34 और 37 इस तरह से क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ये आपका पूरा कंबाइंड पेपर से उठाया गया है, सैंपल पेपर आपका जिसमें पूरी साइंस है, उस साइंस में से सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो देखो अब श्रुति हीटेड एथेनॉल, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये कहाँ से लिया गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है ना। और उसके अंदर भी क्या, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन जो है वो टॉपिक है हमारा, ये तो हमारा चैप्टर हो गया। और उसके अंदर टॉपिक वही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन से इसको लिया गया। एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल दैट मींस जिसमें कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप।
ऑल किसके लिए यूज करते हैं हम, जिसके अंदर हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH माइनस ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो एथेनॉल है, इस एथेनॉल की रिएक्शन जब हमने करवाई तो किससे करवाई है, हमने यहाँ पर कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसको करवा रहे हैं। तो होगा क्या, जब इसको हीटेड किया तो हमको किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर एक ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी स्मेल कैसी है, काफ़ी स्वीट स्मेल है ना। और वो स्वीट स्मेल किसकी होती है, एस्टर की होती है ना। तो एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। अब हमने पहचान लिया कि वो एस्टर है। अब हमें क्या करना है, कंपाउंड ए और बी की जो है हमको यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उनकी केमिकल रिएक्शन को भी यहाँ पर लिख करके बताना है। साथ में हम इसका और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि दोनों का सॉल्यूशन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर हो क्या रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विद एथेनॉल। तो देखो कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका यूज क्या होता है, जब एथेनॉल को 443 केल्विन टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम जब उसको हीट करेंगे तो होगा क्या, ये जो रिएक्शन होती है ये डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन होगी। दैट्स मीन सल्फ्यूरिक एसिड जो है यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये एजेंट क्या करता है, उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा, रिमूव कर देगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड में से बाहर निकाल दे, रिमूव करा दे। तो हमको इसको पहचानना है और क्या करना था, इसकी रिएक्शन को लिखना है। तो एक बार हम इसके सॉल्यूशन के अंदर इसको ठीक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एसिड था वो कौन सा था, एथेनॉइक एसिड का फॉर्मेशन हमको मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ए जो है हमारे पास क्या है, एथेनॉल से हमको क्या मिला, वहां पर एथेनॉल से हमको किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये एथेनॉल है। एथेनॉल की रिएक्शन जब हमने किसके साथ करवाई थी, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई थी। इसको एथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ हम करवाएंगे तो यहाँ पर हमको कौन मिलेगा, यहाँ पे हमको कौन मिलेगा, यहाँ एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एसिटिक एसिड है इसका यूज क्या होता है। जो एसिटिक एसिड है इसका यूज होता है, इसको हम विनेगर बोलते हैं। और विनेगर का काम क्या होता है, जो प्रिजर्व करना फूड को। ठीक, उसके बाद इसका जब फॉर्मेशन हो रहा है एथेनॉल के साथ रिएक्शन करने के बाद एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। और एस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। इसकी स्मेल की वजह से इसका यूज कहाँ किया जाता है, परफ्यूम्स वगैरह में इसका यूज किया जाता है। और जो फूड है उसके फ्लेवर को बढ़ाने में इसका यूज होगा। तो हमारे पास ए जो है वो ये है, ठीक, और बी जो है हमारे पास सी जो है बी हमारे पास ये है। और इस बी की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम एथेनोएट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सोडियम एथेनोएट। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम एथेनॉल है इसकी रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखो अब सेकंड क्वेश्चन वहां से पूछा गया था कि जब हम सेकंड क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं कि क्या था हमारे पास। और के अंदर सेकंड क्वेश्चन से ये पूछा गया था कि रेशियो बाय मिस्टेक फॉरगेट टू लेबल द 2 टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एक के अंदर एथेनॉल है, दूसरे के अंदर एथेनोइक एसिड है। बट हमें पता नहीं कि हमने किसके अंदर कौन से टेस्ट ट्यूब में किसको रखा है। ठीक, तो पहचाने का सबसे अच्छा हमारे पास आइडिया क्या होगा कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, सोडियम कार्बोनेट के साथ। होगा ये कि सोडियम कार्बोनेट है ये या फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट लें, है ना, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। जब हम इनको लेंगे तो होगा क्या, जो एथेनॉल है वो इनके साथ किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो एसिड होगा वो फटाफट से रिएक्शन करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट के अंदर, और वाटर रिलीज करके यहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करेगा और CO2 गैस रिमूव होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी जिसके बेसिस पे हम पहचान सकते हैं कि कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर एथेनॉल है और कौन से में एसिटिक एसिड। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Two students decided to investigate the effect of water and air on iron object under the identical experimental conditions. They measured the mass of each object before placing it partially immersed in 10 ml of water. After a few days, the objects were removed, dried and their masses were measured. The table shows their result. ठीक, यहाँ पर हो क्या रहा है, उसने पूछा हमसे पहला क्वेश्चन कि what might be the। अब ये जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो 4 मार्क्स का। ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, कहाँ से लिया जाएगा ये क्वेश्चन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से।
सॉरी, मेटल्स एंड नॉन मेटल से इसको लिया गया है, ठीक। और उसके अंदर भी जो कोरोजन वाला जो पार्ट है, कोरोजन से इसको टॉपिक जो कोरोजन है हमारा वहां से लिया गया है। इसके अंदर हमको पहचानना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेल है और स्टील जो फर्स्ट है इसमें हमको बताया गया है कि इसका मास पहले इतना था, फिर इसका मास इतना बढ़ गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा, दोनों में ही रस्टिंग होगी हमारे पास, है ना। तो ए जो है रस्टिंग को शो कर रहा है एंड बी जो क्या है बता रहा है, गैल्वेनाइजेशन को शो कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसका आंसर देखो, फर्स्ट वाला तो हमको पता चल गया। इसके जो फर्स्ट है इसमें हमने रस्टिंग को बताया कि दोनों में रस्टिंग होगी, चाहे उसका वेट ज़्यादा हो चाहे कम हो, जिसका सरफेस जितना ज़्यादा होगा रस्टिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा हमको बताया गया है कि इसने जिंक की जो प्लेटिंग की है, जो भी किया उसकी वजह से ये हमको क्या चीज़, किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमको शो कर रहा है गैल्वेनाइजेशन को। अब इसके अंदर और में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है ना। और वाला क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। और में आपको क्या दिया गया था कि यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हमें पहचानना है कि इन 4 ऑब्जेक्ट्स में से वैलिड रीजंस क्या होगा रस्टिंग का और कौन सा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, आयरन की बकेट है उसको इलेक्ट्रोप्लेटेड कर दिया जिंक के साथ, तो गैल्वेनाइजेशन हो गया, तो रस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। दैट मींस ये प्रिवेंशन से लिया गया कोरोजन में, लेकिन कौन सा टॉपिक लिया गया है, प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, है ना। इलेक्ट्रिकल केबल से हैविंग आयरन वायर्स कवर्ड विद एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनियम से कवर कर दिया, तो एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, एल्यूमिना की लेयर वहाँ पे बन जाएगी और रस्टिंग नहीं होगी। सी बता रहे कि आयरन हिंग्स ऑन अ गेट, तो ये जो आयरन हिंग्स है इनके ऊपर कुछ भी कॉटेड नहीं किया हमने, पेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रस्टिंग किसी में होगी, इस सी वाले में होगी। पेंटेड आयरन फेंसेस, यहाँ पर जो आयरन है इनकी फेंसेस जो है इनको हमने पेंट कर दिया ग्रीस वगैरह लगा करके। तो प्रिवेंशन मेथड क्या होते हैं, ग्रीसिंग करना, पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन करना, एलॉय का फॉर्मेशन, ये क्या होती है, प्रिवेंशन होती है किससे, रस्टिंग से, है ना। तो ये सब मेथड हमने यूज कर दिया, तो जिसमें नहीं यूज किया उसी में रस्ट होगी, तो कौन से में होगी, सी में। एक बार हम इनका ब्रीफली यहाँ पर देख लेते हैं इनका पूरा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में आपको बताया हुआ है कि रस्टिंग अगर इन द बोथ ए एंड बी दोनों में ही रस्टिंग होगी, ठीक है। और जितना मास इंक्रीज हुआ है दैट में जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ही रस्टिंग ज़्यादा होगी, जैसे मैंने आपको बताया। बी था गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन के क्या क्या मेथड होते हैं, या तो हम ऑयलिंग कर दे, ग्रीसिंग कर दे, पेंटिंग कर दे, एलोइंग कर दें, क्रोमियम की प्लेट लगा दें, या फिर कोई और अदर वहाँ पे थिन लेयर उसने चढ़ाई हुई थी, है ना। और के अंदर आपको जो दिया गया था कि किस में रस्टिंग होगी किस में नहीं, तो किस में नहीं होगी रस्टिंग, किस में होगी, ओनली सी के अंदर होगी, बिकॉज उसके अंदर कोई भी प्रिवेंशन मेथड को यूज नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये थे हमारे जो केमिस्ट्री के जो सैंपल पेपर है उसके सॉल्यूशंस। आप इस पेपर को ठीक से पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच।